आज 11th क्लास के टर्म टू एग्ज़ाम के लिए सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर संरचना तथा भू आकृति, इसके हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भू आकृति से आप क्या समझते हैं? आंसर है कि धरातल पर स्थित विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आकृति को भू आकृति कहा जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। यानी कि हम धरातल के ऊपर जो भी आकार देखते हैं वो सब भू आकृति कहलाता है। महत्वपूर्ण जो भू आकृति है देख लें हम लोग, पर्वत है ये, उसके बाद पठार है, फिर मैदान है, और समुद्र से सटा हुआ जो स्थलीय भाग है उसको तटीय मैदान कहते हैं। और समुद्र के अगर नीचे देखें तो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है ये, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे महासागरीय मैदान, और सबसे जो गहरा भाग होता है उसको महासागरीय गर्त कहते हैं। मैरियाना गर्त जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, प्रशांत महासागर में है। और सबसे ऊंची चोटी हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय में है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन करें। तो भारत एशिया महादेश में स्थित है। इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत की प्रमुख जो भू आकृति है वो निम्न है: उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जिसको कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगर मैप में देखें हम लोग तो एग्ज़ाम में मैप बनाया करें, इसीलिए सब जगह मैप बना दिए हैं कि एग्ज़ाम में आप लोग इसको सहारा लेकर मैप बना लें। मैप में देख रहे हैं तो ये जो है हमारा, ये हिमालय पर्वतमाला है, ये बीच में उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे देख रहे हैं ये भारतीय मरुस्थल है, ये जो ब्लैंक खाली छोड़ा हुआ है ये तटीय मैदान है, नीचे ये दोनों द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एग्ज़ाम में मैप जरूर बनाएं अच्छे मार्क्स पाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर स्थित पर्वतमाला का वर्णन करें, या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला का वर्णन करें। तो भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतमाला का विस्तार है, इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसका विकास टेथिस सागर से हुआ है। इसका विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और 160 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में है। इस पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इसमें महान हिमालय को हिमाद्री, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसका एक छोटा सा मैप आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये ट्रांस हिमालय होता है, उसके नीचे महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी पाए जाते हैं। ये डॉट डॉट मारा हुआ है, ये दोनों के बीच का जो है भ्रंश को सूचित करता है। तो उतना डिटेल आप लोग अभी नहीं जानना है, कम से कम इतना आप लोग मैप बना देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का वर्णन करें। तो हिमालय पर्वतमाला उत्तर पूर्वी भाग दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर दक्षिण में विस्तृत हो जाती है। इसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वतमाला की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं: मीजो श्रेणी, नागा श्रेणी और पटकाई भूम। मैप में देखें हम लोग तो ये मीजो श्रेणी है जो मिजोरम के पास है, नागा श्रेणी है ये पटकाई भूम है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के क्षेत्रीय विभाजन का वर्णन करें। तो हिमालय पर्वत को एक तो बांट दिए हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वतमाला को या पश्चिम से पूर्व की ओर 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो पंजाब हिमालय के बारे में अध्ययन करें तो पंजाब हिमालय, इस हिमालय को उत्तर पश्चिम हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वह सिंधु से सतलज नदी के बीच है। इस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर इत्यादि श्रेणी आते हैं। इस हिमालय में करेवा जो है प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जाफरान की खेती होती है, काफ़ी महंगा बिकता है। यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल देखें तो वैष्णो देवी, अमरनाथ इत्यादि हैं। कुमायूं हिमालय की बात करें
तो इस हिमालय को हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार सतलुज से काली नदी के बीच है। इस हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी इत्यादि चोटियाँ हैं। गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री एवं यमुनोत्री हिमनद इसी हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय की बात करें तो इस हिमालय का विस्तार भारत एवं नेपाल देश में है। भारत में स्थित इस हिमालय को दार्जिलिंग हिमालय एवं सिक्किम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार काली से तीस्ता नदी के बीच है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसी में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी हिमालय में स्थित है। असम हिमालय इसे अरुणाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इस हिमालय का विस्तार जो है भारत के साथ साथ भूटान में भी है। पूर्वांचल हिमालय का चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, इसलिए दोबारा इसमें नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। तो हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार के बीच उत्तरी मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इसका विस्तार 3200 किलोमीटर लंबा और 1500 से 300 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में लगभग 7.5 लाख वर्ग छुटा हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान को मिट्टियों की विशेषताओं के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश और डेल्टाई प्रदेश। भाबर प्रदेश की बात करें तो शिवालिक से सटा हुआ भाग, जहां नदियों के निक्षेपण से जमा हुए छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े से निर्मित प्रदेश को भाबर प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में हिमालय के समानांतर फैला हुआ है। इस प्रदेश में प्रायः नदियाँ विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब नदियाँ विलुप्त कैसे हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है कि छोटे बड़े से तो कंकड़ के टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब नदियाँ बहती है तो वो नज़र नहीं आती, इसीलिए कहा जाता है कि विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नदियाँ गायब हो जाती है। विलुप्त करने मतलब कि पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं उसके बीच से नदियाँ ऐसे बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश के बाद तराई प्रदेश का विस्तार है। यह लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में है। इस प्रदेश में नदियाँ पुनः धरातल पर नजर आती है, क्योंकि अब पत्थर समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी आती है, इसलिए नज़र आने लगती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो प्रदेश को जलोढ़ प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश को 2 वर्गों में बांटा जाता है: बांगर और खादर। ठीक है, तो बांगर खादर का डिटेल्स अध्ययन आगे बताया जाएगा। डेल्टा के बारे में समझ लें कि नदियों के सागर में मिलने पहले अंतिम रूप से निक्षेपित प्रदेश को डेल्टा प्रदेश कहा जाता है। यह लगभग त्रिभुजाकार होता है, जिसका शीर्ष नदी की ओर और आधार जो है सागर की ओर होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा जो है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब तराई, भाबर, ये सब अति लघुत्तरीय प्रश्न में दिया जा सकता है, छोटा छोटा टुकड़ा बांट के कि तराई प्रदेश क्या है, डेल्टा क्या है या भाबर क्या है। तो आप लोग इसका भी अध्ययन बारीकी से करें। नेक्स्ट है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो बांगर खादर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको विभिन्न आधारों पर अलग किया गया है, जैसे काल के आधार पर। तो बांगर क्या है, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, और खादर में देखें तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल से वर्तमान तक, मतलब अभी भी खादर का निर्माण हो ही रहा है। समय के देखें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बाढ़ के रूप में देखें तो बांगर तक, यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच जाता है और यहाँ बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँचता है, खादर में बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। उपजाऊपन देखें तो तुलनात्मक रूप से ये कम उपजाऊ होता है और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन करें। तो 3 तरफ से जल से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वैसा प्रदेश जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, यानी कि ये प्रदेश है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप कहते हैं। और कोई भी क्षेत्र जो चारों तरफ से इधर से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है प्रायद्वीप और द्वीप में। तो 3 तरफ से जल को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार उत्तरी मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप से है, यानी त्रिभुज के आकार का है ये। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा है। इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी, पूर्व में राजमहल श्रेणी जो कि झारखंड में है, पश्चिम में गिरनार श्रेणी जो कि गुजरात में है, इसको गिर श्रेणी भी कहा जाता है, और दक्षिण में इलायची जिसको कि कार्डेमम पहाड़ियाँ कहा जाता है, वहाँ तक ये विस्तृत है।
यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को 3 वर्गों में बांटा जाता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार। मैप में देखें अगर हम लोग, तो ये है हमारा दक्कन का पठार, ये है मध्य उच्च भूमि और ये है उत्तर पूर्वी पठार। थोड़ा सा ये अलग है, ये हिमालय पर्वतमाला जिसमें उत्पत्ति हुई थी उस समय ये यहाँ से टूट के अलग हो गया है, बीच में भ्रंश का निर्माण हो गया। थोड़ा सा अलग अलग देख लें हम। दक्कन का पठार, ये अलग अलग पॉइंट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दक्कन का पठार, इसका विस्तार उत्तर में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणी, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। ये इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पर्वत पहाड़ी के अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई कितना है 2695 मीटर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के पास आपस में मिलती है। पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है मध्य उच्च भूमि, इसका विस्तार पश्चिम में अरावली और सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में और पूर्व में राजमहल श्रेणी के बीच है, यानी कि अरावली, सतपुड़ा और राजमहल के बीच इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर पूर्वी पठार, इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम और मेघालय में है। हिमालय की उत्पत्ति के समय यह प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। यहाँ की मुख्य श्रेणियाँ गारो, खासी, जैंतिया की श्रेणियाँ हैं। मरुस्थल की बात करें तो पहले मरुस्थल के बारे में जानें कि है क्या, मरुस्थल होता क्या है। तो वैसा प्रदेश जहाँ विपरीत जलवायु के कारण पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं उसे मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। अब ठंडा मरुस्थल क्या है, तो वह स्थान जहाँ बहुत अधिक तापमान के कारण, बहुत कम तापमान, ठंडा का मतलब होता है बहुत कम तापमान के कारण क्या होते हैं कि पेड़ पौधे ठीक से नहीं उग पाते हैं, उसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। भारत का अगर ठंडा मरुस्थल देखें तो लद्दाख, जस्कर, ये सब जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। और वैसे अगर बात करें वर्ल्ड में तो जो हमारा अंटार्कटिक महादेश है वो भी एक तरह से ठंडा मरुस्थल है। आर्कटिक क्षेत्र जो है वो भी ठंडा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल की बात करें तो वह स्थान जहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, वहाँ बहुत अधिक तापमान के कारण पेड़ पौधे ठीक से नहीं उग पाते हैं, उसे गर्म मरुस्थल कहा जाता है। जैसे भारत का थार मरुस्थल जो है एक गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का वर्णन करें। तो भारत के उत्तर पश्चिम में, ये गर्म मरुस्थल है, भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। इसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह भारत के राजस्थान राज्य में है। यहाँ नदियों का प्रायः अभाव पाया जाता है। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ अर्धचंद्राकार बालू के टीले पाए जाते हैं जिसको बरखान कहा जाता है। ये बरखान का इमेज है। ये जो है अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा की तरह है। ये विंड का डायरेक्शन दिख रहा है, देखें तो इधर से हवाएं बहती है, जिस कारण ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ती जाती है, यानी बरखान स्थिर नहीं रहता है, ये बरखान आगे भी बढ़ते जाता है। ये जो है दोनों, ये इसका हॉर्न कहलाता है, सिंग कहलाता है। ये जिस तरह गाय का सिंग होता है उस तरह देखते हैं अगर हम लोग, सिंग है ये, ठीक है। तो बरखान ये है, हवा के डायरेक्शन से आगे बढ़ते जाता है ये। नेक्स्ट है भारत के तटीय मैदान का वर्णन करें। तो भारत के दक्षिणी भाग 3 तरफ से जल से घिरा है। समुद्र से सटे स्थलीय भाग को ही तट कहा जाता है। भारत के तट का कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारतीय में स्थित तट को 2 वर्गों में बांटा जाता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ये जो भारत का तट है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये जो पूरब की ओर है ये हमारा पूर्वी तट कहलाता है, और इधर जो देख रहे हैं तट, ये हमारा पश्चिमी तट कहलाता है, ठीक है। पूर्वी तट का नाम हम लोग देख लें, अगर पूर्वी तट में आगे हम लोग डिटेल से है, यहाँ समझ लें मैप में कि ये जो है इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी सरकार, जो कि उड़ीसा के पास स्थित है, इसलिए इसको उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे देखते हैं हम लोग तो ये कोरोमंडल तट है। पश्चिमी तट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो गुजरात के पास जो तट है उसको कहते हैं काठियावाड़ तट। ये दमन तक फैला हुआ है। दमन से गोवा के बीच जो तट है वो है कोंकण तट। गोवा से मंगलोर के बीच जो तट है वो कन्नड़ तट, यानी एग्जाम में अक्सर आता है कि गोवा के दक्षिण में कौन सा तट है, तो कन्नड़ तट है, ठीक है। अब मंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है वो मालाबार तट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रख लें। पूर्वी तट के बारे में देखें तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटे हुए तट को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई जो है पश्चिमी तट की तुलना में अधिक है। पूर्वी तटीय मैदान को स्थानिक रूप से 2 नामों से जाना जाता है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। पश्चिमी तट की बात करें
तो भारत के पश्चिम स्थित बंगाल की खाड़ी से सटे हुए तट को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। यह एक पर्वतीय कगार है। इस तट को स्थानिक रूप से 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। काठियावाड़ जो गुजरात में है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। इस सब का अभी हम लोग ऊपर मैप में देख चुके हैं। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों जाएगा? तो यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वह केरल के पास स्थित मालाबार तट से होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मालाबार तट से लक्षद्वीप की दूरी मात्र 280 किलोमीटर है। ये अगर हम देखें मैप में तो ये केरल है, केरल के किनारे ये मालाबार तट है और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप है। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको मात्र 280 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये आसान पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा, इसलिए यहाँ से जाएगा ये। नेक्स्ट है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएं। तो ये ठंडा मरुस्थल का बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो भारत में ठंडा मरुस्थल का विस्तार जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। यहाँ की प्रमुख श्रेणियाँ जहाँ ठंडा मरुस्थल पाए जाते हैं वो कौन कौन है? तो कोरोमंडल, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। मैप में देखें तो ये हमारा है काराकोरम, ये हमारा लद्दाख, ये जास्कर और ये पीर पंजाल श्रेणी है। ये महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं जहाँ पे ठंडा मरुस्थल, यहाँ की ऊंचाई के कारण यहाँ पे क्या है, बर्फ़ में बर्फ जमा रहता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, छोटा बहुत घास उगते हैं, झाड़ियाँ उगती है यहाँ। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जरूर एग्जाम में आएगा, आप लोग इसे जरूर इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। तो पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे जो प्रमुख नदी है वो नर्मदा और ताप्ती नदी है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं बनने के कारण निम्न है। क्या क्या कारण देखें हम लोग? तो पश्चिमी तट जो है पर्वतीय कगार है, ये जो है गहराई बहुत अधिक है, ये पर्वत के कगार के रूप में है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की कठोर चट्टान है, यानी कि प्रायद्वीपीय यहाँ जो चट्टानें हैं, नदियाँ जो बहती है तो इसको मलबा भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो है प्रायद्वीपीय चट्टानें कठोर है। नेक्स्ट है, यहाँ की नदियाँ लगभग आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं हो पाती, आधार तल को प्राप्त कर चुकी है तथा तटीय क्षेत्र में आने वाले ज्वार मलबे को बहा के ले जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत लाती है, वो जो ज्वार आता है वो क्या करता है, मलबे को बहा ले जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करा सकते हैं कि नदियाँ जो है वो बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित नदियाँ बहुत ही छोटी छोटी है। इस कारण से यहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता है। ज्वार नदमुख, ध्यान रखें कि ज्वार नदमुख कोई स्थलाकृति नहीं होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो उसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो भारत देश के अंतर्गत 2 द्वीप समूह आते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को अंडमान निकोबार और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। मैप में हम लोग देखें तो ये अरब सागर है, यहाँ लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करती है। इसका हम लोग पॉइंट देखें तो लक्षद्वीप पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में लिखा करें। भारत के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह का विस्तार 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इस द्वीप का निर्माण कोरल रीफ, मूंगा या प्रवाल भित्ति से हुआ है। ये एक जीव होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर कवच रहता है, मरने के बाद वो जमा होते होते धीरे धीरे द्वीप का रूप ले लेती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो सबसे बड़ा कोरल रीफ है। भारत में जो है लक्षद्वीप कोरल रीफ आता है। यहाँ लगभग 36 द्वीपों का समूह है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप जो है मिनिकॉय है। अंडमान निकोबार में देख समझें पॉइंट बाय पॉइंट। इस द्वीप समूह का विस्तार बंगाल की खाड़ी में है। इस द्वीप समूह का विस्तार जो है 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। यह द्वीप जलमग्न पर्वत का हिस्सा है, यानी कि एक पर्वत जो है आर्कान, उसी का ये हिस्सा है। नेक्स्ट, इसमें लगभग 572 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह को 2 वर्गों में बांटा जाता है, अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार को अलग करती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन इसी द्वीप समूह में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट है, नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी है, इसका विवरण दें। तो भारत के नदी घाटी जिसे उत्तरी मैदान जो कहा जाता है,
इसका विस्तार हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार के बीच है। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जानते हैं इसकी सहायक नदी द्वारा हुआ है। इस नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले प्रमुख स्थलाकृतियाँ निम्न हैं: भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, डेल्टा, जिसका अध्ययन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो चूँकि ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है इसीलिए इसको लिखे हैं हम। या अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो इस तरह से इसका आंसर बना के, पॉइंट बना के नीचे फिर सबका डिटेल दे देना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरवन तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपको रास्ते में कौन सी मुख्य स्थलाकृतियाँ आएगी? तो यदि हम गंगा नदी के सहारे बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा तक जाते हैं तो प्रमुख भूआकृतियाँ के रूप में हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान और डेल्टा नजर आएगा। इसमें पाए जाने वाले मुख्य स्थलाकृतियाँ निम्न है। क्या क्या है स्थलाकृतियाँ? तो वी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्ग, गौकुर झील, डेल्टा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। वी आकार की घाटी, तो गंगा नदी गहरी घाटी का निर्माण करती है जो अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह नजर आता है। इसे भी आकार की घाटी कहा जाता है। इससे अधिक गहरी घाटी को क्रमशः गॉर्ज और कैनियन के नाम से जाना जाता है। यह घाटी मुख्यतः बद्रीनाथ के पास वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र में नजर आता है। ये देख रहे हैं हम, ये जो है नदियाँ काट के ये गहरा घाटी कर दी है तो इसको भी आकार की घाटी कहते हैं। ये जब और अधिक गहरी हो जाती है तो इसको गॉर्ज कहते हैं। थोड़ी सी और अधिक गहरी हो जाएगी तो इसको कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट है जलप्रपात। जब नदी खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरती है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। गंगा नदी में नीरगढ़, गौरीकुंड, सूर्यकुंड इत्यादि जलप्रपात निर्माण करती है। ये जलप्रपात कहलाता है। ये नदियाँ देख रहे हैं ऊपर से नीचे गिर रही है, इसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। इंग्लिश में उसको वाटरफॉल कहा जाता है। जलोढ़ पंख, जब गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल की कमी के कारण अर्धवृत्ताकार रूप से पदार्थों का निक्षेपण करती है, जिसे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इस प्रदेश को हम भाबर प्रदेश के नाम से आते हैं। जो भाबर प्रदेश अभी पढ़े हम लोग, वो वास्तव में जलोढ़ पंख ही है। ये देखें अगर फिगर में हम लोग, तो ये पहाड़ से नदियाँ उतर रही है। उतरने के बाद क्या है, जितने भी कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं ये जमा कर दे रही है। ठीक है, यही पंखा की तरह नज़र आता है। जो हाथ से हम लोग पंखा यूज करते हैं झेलने के लिए, तो वही पंखा के रूप में नज़र आ रहा है। तो इसलिए इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। ये अर्धवृत्ताकार रूप से फैलता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक तटबंध। तो गंगा नदी के किनारे निर्मित कम ऊंचाई वाले कटक को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ये नदी बह रही है और ये किनारे किनारे जो स्थित है ये उसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक तटबंध। यानी कि किनारे थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, उसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है नदी विसर्ग। तो जब गंगा नदी मैदान में प्रवाहित होती है तो ढाल की कमी कारण क्या होता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से सर्प के तरह प्रवाहित होती है। सर्प मतलब सांप की तरह प्रवाहित होती है, जिसे नदी विसर्ग कहा जाता है। ये देखिए हम लोग क्या हो जा रहा है, इस सांप की तरह इस तरह से घूम के नदी प्रवाहित होती है, इसी को नदी विसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है गौखुर झील। नदी विसर्ग के पश्चात जब नदी का मोड़ मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो अलग हुए भाग एक झील का रूप ले लेती है, जिसे गौखुर झील कहा जाता है। ठीक है, ये नदी विसर्ग लोग ऊपर देखें। उसके बाद क्या होता है कि अचानक धारा तेज होता है तो ये नदी जो है इधर से ऐसे ना बह के सीधा ऐसे बहने लगती है। इस कारण से क्या होता है कि ये नदी पहले ऐसे बहती थी, इस तरह से नदी का बहाव था। ठीक है, ऐसे आती थी, ऐसे बहती थी। लेकिन क्या हुआ कि धारा जैसे तेज हुआ तो नदी यहाँ से ऐसे बहने लगी, यहीं पर मुड़ गई। ठीक है, इस कारण से जब नदी यहीं से मुड़ गई तो इस कारण से क्या हुआ, ये भाग अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो है गाय के खुर की तरह, गाय जो है ऐसे ही खुर होता है तो गाय के खुर की तरह नजर आता है, इसलिए इसका नाम गौखुर झील है। इसको छाड़न झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। ये देख लें हम लोग, नदियाँ का अंतिम निक्षेप है ये नदी देख रहे हैं हम लोग। नदी आ रही है, आने के बाद क्या होता है, इस नदी से जितना ये मलबा है सबको देखिए यहाँ निक्षेपित कर रही है। और ये त्रिभुज के आकार का, ये आकार देखें हम लोग आकार, तो ये त्रिभुज के आकार का है। इसका शीर्ष है ये नदी की ओर, चूँकि नदी इधर से बह रही है। और आधार जो है ये समुद्र की ओर है, इधर सी है। ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र की ओर इसका आधार है और शीर्ष जो है वो नदी की ओर है। इस प्रकार से आप लोग का ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में
क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जा सकता है। जैसे गोखुर झील क्या है पूछा जा सकता है, तो ये मान ली गोखुर झील भियागढ़ घाटी ना भी पूछे, लेकिन ये भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, डेल्टा ये पूछा जा सकता है। द्वीप समूह के बारे में लक्षद्वीप का वर्णन करें या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग पूछा जा सकता है। तो आप लोग हर छोटा छोटा पॉइंट, जो भी छोटा छोटा पॉइंट है उसको अच्छी तरीक़ा से याद कर लें। और ये जो क्वेश्चन है भारत का 13 मैदान डेल्टा क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखें आप लोग। और जितने भी टॉपिक बताए हैं, छोटा छोटा पॉइंट बताए हैं, सभी को अच्छी तरीक़ा से याद करें, अपने कॉपी में बढ़िया तरीक़ा से नोट कर लें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स पा सकें। धन्यवाद।